तो लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था, डिमांड शेड्यूल देखा था, डिमांड कर्व देखा था। लॉ ऑफ डिमांड हमारा कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अब सवाल ये आता है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होगा। हम पूछ सकते हैं ना कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। तो वही बात हमें देखनी है अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, ध्यान से आप इसको देखेंगे। तो आज तक जितने भी तरीकों से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मैंने सब आपके सामने लिख दिया। व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप आखिर क्यों होता है प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो जो हमारा डिमांड कर्व होता है, आप देखो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये जो है डाउनवर्ड स्लोप करता है। ऊपर से हम बनाना शुरू करते हैं, नीचे की तरफ जाता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है यानी ये नेगेटिव स्लोप करता है। जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप है, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप है। तो ये हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए ये नेगेटिव स्लोप है और डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो आखिर ये नेगेटिव स्लोप और डाउनवर्ड की तरफ क्यों जाता है, तो इसके बारे में रीजन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे कितने तरीके से घुमा के पूछ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। व्हाई आर द रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आखिर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने का रीजन क्या है, आखिर लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से काम करता है। तो ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है इस तरीके से क्वेश्चन। और कैसे कैसे आ सकता है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमें पता है डिमांड कर्व जो है हमारा डाउनवर्ड स्लोप है और कहां से है, लेफ्ट से लेकर राइट तक। लेफ्ट टू राइट हमारा डाउनवर्ड स्लोप करता है डिमांड कर्व। आप देख सकते हो लेफ्ट से बनाते हैं राइट की तरफ जाता है। और इस तरीके से भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, रैशनली फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। रैशनली का मतलब होता है लॉजिक, लॉजिक मतलब रीजन, रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के पीछे रीजन क्या है यानी लॉजिक क्या है। तो सेम बात है, उसी बात को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। तो ये 5 तरीके से घुमा फिरा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, स्लोप ऑफ अ कर्व इज द रिजल्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर हम बात करें स्लोप ऑफ अ कर्व, तो आप कोई भी स्लोप ऑफ कर्व की बात करो, यहाँ डिमांड कर्व जरूरी नहीं है, आप किसी भी कर्व के स्लोप की बात करो, फिर चाहे वो स्लोप पॉजिटिव स्लोप हो चाहे नेगेटिव स्लोप हो, चाहे वो इनवर्स हो चाहे वो डायरेक्ट हो। तो कोई भी कर्व के अंदर जो स्लोप बनता है वो किस वजह से बनता है, वो स्लोप बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिलेशनशिप की वजह से। ग्राफ के अंदर हम एक्सिस को वेरिएबल्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे 2 वेरिएबल होते हैं। तो इन दोनों वेरिएबल के अंदर जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से हमारे कर्व में स्लोप बनता है। तो स्लोप जो है वो रिजल्ट है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर वेरिएबल्स के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप होगा यानी इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो हमारा स्लोप जो होगा वो डाउनवर्ड बनेगा। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज इनवर्स देन स्लोप ऑफ द कर्व विल बी नेगेटिव और डाउनवर्ड। तो हमारा जो स्लोप होगा कर्व का वो नेगेटिव और डाउनवर्ड बनेगा जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में बनता है। और अगर इन वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई एक्सिस के वेरिएबल का रिलेशनशिप डायरेक्ट हुआ तो हमारा जो स्लोप बनेगा डायरेक्ट रिलेशनशिप में हमारा स्लोप बनता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। अब डाउनवर्ड और नेगेटिव तो हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड हम देख चुके हैं। अभी अपवर्ड कब बनता है, अपवर्ड बनता है हमारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे कुछ सिचुएशन जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता यानी ये एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। अब इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड से ठीक उल्टा काम करेंगे। एक्सेप्शंस का मतलब ही वही होगा कि जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही एक्सेप्शंस के ऊपर है, वहां हम इस अपवर्ड स्लोप को भी देखेंगे और इन एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं हमारा लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से काम करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर बेसिक अजम्पशन क्या होती है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी वो सभी फैक्टर्स जो लॉ को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट होंगे, सिर्फ चेंज आएगा कमोडिटी के प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, उसमें सिर्फ चेंज किस में आता था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर और उसकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर। बाकी अदर जितने भी फैक्टर्स होते थे वो सारे के सारे कांस्टेंट रहते थे। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, सेटरस पैरिबस यानी अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग क्या है हमारे सामने, हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी था उसको छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे, यानी प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस और अदर फैक्टर्स, ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ चेंज आएगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर और उसकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। तो हम एक एक करके रीजंस को देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, आखिर कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या कहता है, पहले आप ध्यान से सुनो। इनकम इफेक्ट कहता है कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी। पहली बात तो आप ये दिमाग में बैठा लो कि इनकम इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम इफेक्ट के अंदर कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के रीजन। तो लॉ ऑफ डिमांड का पहला रूल ही यही है कि अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा। तो इनकम कांस्टेंट रहने वाली है, तो चेंज आने वाला है कमोडिटी की प्राइस के अंदर। अगर मान लो कमोडिटी का प्राइस कम होता है और कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहती है तो कंज्यूमर ज्यादा सामान परचेज कर पाएगा। तो आप खुद ही सोचो, अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो आप 2 यूनिट अगर उसके परचेज करते थे तो आप 200 रुपए में परचेज करते थे। अब वही चीज मान लो अगर 60 रुपए की हो जाती है, प्राइस कमोडिटी का गिर जाता है, तो अब आप 200 रुपए में ही 2 की जगह 3 यूनिट परचेज कर पाओगे, फिर भी आपके पास 20 रुपए बच जाएंगे, 180 में 3 आ जाएंगे। क्या हुआ, आपकी इनकम बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी, आपकी इनकम कांस्टेंट ही थी।
लेकिन आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई। जैसी कमोडिटी का प्राइस घटा, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई। अब आप उतने ही पैसों में ज्यादा सामान खरीद पाओगे। इनडायरेक्टली आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी रियल इनकम बढ़ गई, यानी आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई। आप ये एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज अमित बाय 4 चॉकलेट फॉर ₹10 ईच विद हर पॉकेट मनी ऑफ ₹40। तो अमित मान लो एक बच्चा है, वो 4 चॉकलेट खरीदता है, 10 रुपए की एक चॉकलेट है, उसने अपने पॉकेट मनी से 40 रुपए बचाए, उसके पास 40 रुपए है, तो 4 चॉकलेट खरीदता है, 10 रुपए की एक है, 40 रुपए की 4 चॉकलेट हो गई। इफ द प्राइस ऑफ द चॉकलेट फॉल टू ₹8, अगर मान लो चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए से 8 रुपए हो जाता है, चॉकलेट का प्राइस घट गया, तो उसके पास तो अभी भी 40 रुपए है। तो अब जो है अमित 40 रुपए में 4 की जगह 5 चॉकलेट खरीद पाएगा। उसकी इनकम अभी भी उतनी है, यानी उसके पास है अभी भी 40 रुपए, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई। अब वो 40 रुपए में 5 चॉकलेट खरीद पाएगा, तो चॉकलेट की डिमांड अपने आप बढ़ गई। प्राइस कम हुआ, चॉकलेट की डिमांड बढ़ गई। इनकम अभी भी कांस्टेंट ही है, इनकम में कोई चेंज नहीं आया, उसके पास 40 ही रुपए हैं, फिर भी कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी और कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है, प्राइस कम हुआ और डिमांड इंक्रीज हुई, लेकिन इनकम अभी भी कांस्टेंट ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज इफ यू हैव ओनली ₹1200 फॉर परचेज शर्ट्स। सपोज मान के चलो अगर आपके पास सिर्फ 1200 रुपए है और 1200 रुपए में आपको शर्ट्स खरीदनी है और प्राइस जो चल रहा है एक शर्ट का वो चल रहा है 400 रुपए, यानी 400 रुपए में एक शर्ट आ रही है। तो तुम्हारे पास 1200 रुपए है, तो तुम कितनी शर्ट खरीद पाओगे? यू आर एबल टू बाय 3 शर्ट्स, तुम 3 शर्ट खरीद पाओगे। 1200 रुपए तुम्हारे पास फिक्स है, लेकिन अगर मान लो शर्ट का प्राइस 400 से घट के 300 हो जाता है, यानी 300 रुपए की एक शर्ट आती है, तो अब तुम कितनी शर्ट खरीद पाओगे? अब 1200 रुपए में तुम 4 शर्ट खरीद पाओगे। तुम्हारी इनकम अभी भी उतनी रही, तुम्हारे पास थे अभी भी 1200 रुपए, लेकिन तुम्हारी परचेसिंग पावर बढ़ गई जैसी कमोडिटी का प्राइस कम हुआ। तो हुआ क्या? प्राइस गिरा और डिमांड बढ़ी। रीजन क्या है उसका? इनकम इफेक्ट, यानी हमारी परचेसिंग पावर बढ़ गई। तो आपको लॉजिक समझ में आया? तो पहला पॉइंट यही कहता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर आल्सो रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, कमोडिटी का प्राइस गिरेगा, देन द रियल इनकम और परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर राइजेस। कंज्यूमर की रियल इनकम और परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी एंड दिस राइज इन रियल इनकम इंड्यूस कंज्यूमर टू परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी व्हिच प्राइस हैज बीन फॉलन। अपोजिट विल हैपन when price of a commodity rises। ठीक, इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जितने क्वांटिटी का सामान आप पहले खरीदते थे, अब आप उससे भी कम क्वांटिटी का सामान खरीद पाओगे। प्राइस बढ़ जाएगा तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है? ध्यान से सुनो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास 2 कमोडिटी हैं, एक कॉफी और एक टी। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। तो मैंने प्राइस ऑफ अ कमोडिटी किसको कहा हुआ है? कॉफी को। और प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी किसको कहा हुआ है? टी को। हमें पता है कि कॉफी और टी दोनों आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, तो मैंने यहाँ पर टी को कॉफी का सब्स्टिट्यूट बताया है। मैंने कॉफी को यहाँ पर कमोडिटी माना है और टी को उसकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी माना है। आप चाहे तो उल्टा कर सकते हो, आप चाहे तो टी को कमोडिटी मान लो और कॉफी को उसकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी मान लो। दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, किसी को कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर मैंने कॉफी को कमोडिटी मान लिया और टी को उसकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी मान लिया। तो अगर बात करें हम कॉफी का प्राइस की, तो कॉफी का प्राइस है 10 रुपए, टी का प्राइस भी 10 रुपए है, दोनों का प्राइस 10 रुपए है। कॉफी का प्राइस जब 10 रुपए है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 25। और टी का प्राइस जब 10 रुपए है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 40। अब जो है कॉफी का प्राइस 10 रुपए से घट के 7 रुपए हो गया, यानी कॉफी का प्राइस कम हो गया। जबकि टी का प्राइस अभी भी उतना ही है, चाय अभी भी 10 रुपए की है, लेकिन कॉफी का प्राइस कम होने की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ गई। कॉफी की डिमांड जो है 25 से 35 हो गई। बड़ी तो ठीक है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन ये डिमांड बढ़ी क्यों? अब ये डिमांड बढ़ी इसीलिए क्योंकि जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है यानी टी, उसका प्राइस अभी भी कांस्टेंट ही है और कॉफी के मुकाबले चाय महंगी हो गई है। तो जो लोग चाय पीते थे पहले, अब वो कॉफी पीना शुरू कर देंगे क्योंकि कॉफी का प्राइस जो है वो रिलेटिवली चीपर हो गया एज कम्पेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉफी सस्ती हो गई और लोग सस्ते सामान की तरफ भागते हैं। तो जो लोग पहले चाय पीते थे, वो चाय पीने वाले लोग कॉफी में शिफ्ट हो गए और चाय की डिमांड 40 से 30 हो गई, यानी 10 से यहाँ चाय की डिमांड कम हुई और कॉफी की डिमांड 10 से बढ़ गई। तो चाय पीने वाले 10 लोगों ने अब कॉफी पीना शुरू कर दिया क्योंकि चाय के मुकाबले कॉफी सस्ती है। चाय ने अपना प्राइस कम नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद लोग चाय से कॉफी में शिफ्ट हो गए। कॉफी का प्राइस जो है वो दोबारा चेंज हो गया, कॉफी का प्राइस जो है 12 रुपए हो गया, चाय अभी भी 10 की है। तो अब कॉफी महंगी हो चुकी है चाय के मुकाबले, तो कॉफी की डिमांड घट गई और चाय की डिमांड बढ़ गई। चाय के प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, तब भी चाय की डिमांड बढ़ गई। चाय जो है रिलेटिवली चीपर हो गई एज कम्पेयर टू कॉफी, तो लोगों ने चाय पीनी शुरू कर दी। कॉफी पीने वाले लोगों ने भी अब चाय पीनी शुरू कर दी। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कांस्टेंट है, चाय का प्राइस कांस्टेंट है। चेंज किसमें आ रहा है? कमोडिटी के प्राइस में। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के अंदर चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है। लेकिन ये हो क्यों रही है? इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि जब कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो वो रिलेटिवली चीपर हो जा रही है उसके
सब्स्टिट्यूट गुड के मुकाबले। और जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जा रही है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूट गुड। तो जब प्राइस गिर रहा है तो सब्स्टिट्यूट गुड वाले कंज्यूमर जो है वो यहाँ पर आ जा रहे हैं, और जब प्राइस बढ़ जा रहा है तो यहाँ के कंज्यूमर जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स में चले जा रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम हमेशा कोई भी सामान खरीदने से पहले ही देखते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं है मार्केट के अंदर, और अगर है तो उसका रेट कितना है, उसके बाद हम सामान को खरीदते हैं। तो यही बात ये यहाँ पे भी कह रहा है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर हमारे सारे कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी आल्सो रिमेन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा। और क्या चेंज आएगा, कमोडिटी का प्राइस जब फॉल करेगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, देन कमोडिटी विल बिकम रिलेटिवली चीपर देन इट्स सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। तो जैसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो वो रिलेटिवली चीपर हो जाती है अपने सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के मुकाबले, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव और फेवरेबल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी हमारे कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज करेगी तो ये एक पॉजिटिव और फेवरेबल सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होगा, एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, और ये हमारी क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाएगा। अपोजिट विल हैपन व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस। ठीक इसका अपोजिट हो सकता है अगर हमारी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए। तो हमने यहाँ पर देखा था कॉफी का प्राइस जब 7 से 12 हो गया था तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई थी, क्योंकि कॉफी रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गई थी अपने सब्स्टिट्यूट गुड यानी टी के मुकाबले, तो कॉफी की क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। तो ये एक नेगेटिव या पे कहूं अनफेवरेबल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। तो जब डिमांड बढ़ती है तो वो पॉजिटिव और फेवरेबल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, और जब डिमांड घटती है तो वो नेगेटिव और अनफेवरेबल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। तो क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। अब ये नोट देखते हैं, प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर हम इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जोड़ दें आपस में तो हमारे सामने एक नई टर्म बन के आती है जो कि है प्राइस इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट आपको पता चल गया क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको पता चल गया क्या होता है, और अगर हम इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कंबाइन करें तो हमारा बनता है प्राइस इफेक्ट। अभी प्राइस इफेक्ट होता क्या है और इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ऐड करके प्राइस इफेक्ट कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, वो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट के अंदर, जो कि होगी हमारे कंज्यूमर बिहेवियर। तो वहां पर हम इसको रिलेट करके समझेंगे। अभी के लिए आप इसको छोड़ दो, अभी आप सिर्फ इतना ही समझो कि इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल टू प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट जो होता है वो कंबाइंड इफेक्ट होता है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। तीसरा पॉइंट है हमारा सेवरल और मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी, यानी किसी एक कमोडिटी के कई अलग अलग और मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। देयर आर सम कमोडिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस सच एज मिल्क। कुछ कमोडिटी ऐसी होती हैं जिनके कई अलग अलग यूज होते हैं, कई अलग अलग पर्पस में वो इस्तेमाल होती है, जैसे कि हमारा मिल्क, हमारा दूध जो है कई अलग अलग चीजों के काम आता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एसेंशियल पर्पस सच एज फीडिंग द चिल्ड्रन एंड सिक पर्सन एज वेल एज जनरल पर्पस लाइक प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स, टी, कॉफी, पनीर एक्सेट्रा। तो दूध जो है हमारा वो एसेंशियल पर्पस में भी इस्तेमाल होता है और जनरल पर्पस में भी इस्तेमाल होता है। एसेंशियल पर्पस हो गया हमारे बच्चों को दूध पिलाना, बीमार पर्सन को दूध पिलाना, बीमार पर्सन के लिए दूध पीना अच्छी बात होती है, ताकत आती है उससे उसको। और जनरल पर्पस में भी इस्तेमाल होता है दूध की, हम मिठाई बना सकते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, और भी कई चीजों में हम दूध को इस्तेमाल करते हैं। तो दूध कई अलग अलग जगह काम आता है। दूध एक ऐसी चीज है जिसके वैरायटी ऑफ यूजेस है, यानी मल्टीपल यूजेस है। तो अगर दूध का प्राइस इंक्रीज कर जाता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग हमारे कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर मान लो दूध का प्राइस इंक्रीज कर जाता है, दूध महंगा हो जाता है, तो हम दूध को सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। हम जो है सिर्फ एसेंशियल पर्पस के लिए दूध इस्तेमाल करेंगे। भाई दूध महंगा हो गया, अगर सिर्फ दूध को एसेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करा जाता है तो दूध की डिमांड जो है वो घट जाएगी। वहीं अगर दूध जो है सस्ता हो जाता है, दूध का प्राइस कम हो जाता है, देन इट विल बी यूज्ड फॉर एसेंशियल पर्पस एज वेल एज जनरल पर्पस, हेंस इट्स डिमांड विल बी हाई। तो अगर दूध का प्राइस कम हो जाता है तो हम उसको एसेंशियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और जनरल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि भाई दूध सस्ता है, हम उसकी मिठाई भी बनाएंगे, उसका दही भी जमाएंगे, उसकी चाय भी बनाएंगे, उसकी कॉफी भी बनाएंगे, उसका पनीर भी बनाएंगे। तो दूध का प्राइस अगर कम होगा तो हम उसका इस्तेमाल बढ़ा देंगे। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज आपके घर में 2 लीटर दूध आता है और 1 लीटर दूध का प्राइस है 60 रुपए। अगर 1 लीटर दूध 60 रुपए का आता है, आप 2 लीटर दूध लाते हो डेली का, तो 120 रुपए का दूध आ गया। अगर मान लो कल को दूध का प्राइस जो है वो 60 रुपए से घट के 40 रुपए हो जाता है, दूध का प्राइस कम हो जाता है, 40 रुपए लीटर दूध हो जाता है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे एक काम करते हैं, दूध 120 रुपए का लाते हैं तो 120 का ही लाते हैं, हम दूध की पनीर बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, लेकिन दूध 120 का ही लाएंगे। ऐसा होता है, 2 लीटर की जगह 3 लीटर आ जाएगा, तो दूध की डिमांड बढ़ गई। वहीं इसका उल्टा हो सकता है, अगर मान लो दूध जो है महंगा हो जाए, 60 रुपए लीटर आप दूध ला रहे हो, 2 लीटर 120 का ला रहे हो, दूध जो है 60 रुपए की जगह 80 रुपए हो गया, तो अब आप क्या कहोगे? एक काम करो, 1.5 लीटर दूध ले आते हैं, 2 लीटर लाने की जरूरत नहीं है, दूध महंगा हो गया, अब भी 120 का ही दूध लाते हैं, अब 80 रुपए लीटर है तो 1.5 लीटर लाएंगे, 120 रुपए का ही आएगा, खर्च 120 रुपए ही करेंगे दूध के ऊपर, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो जैसे ही दूध का प्राइस बढ़ जाएगा वैसे ही दूध की डिमांड घट जाएगी। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है जिनके मल्टीपल यूज होते हैं, तो अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाती है, और प्राइस घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल सा लॉजिक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट ऑफ द कंज्यूमर, यानी मार्केट के अंदर एंट्री होगी और एग्जिट होगा
कंज्यूमर्स का। अब कौन से कंज्यूमर की एंट्री होगी और कौन से कंज्यूमर का एग्जिट होगा ये देखो। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल देन देयर विल बी सम कंज्यूमर हु आर नॉट इन अ पोजीशन टू परचेज द कमोडिटी may now find easy to purchase and they will enter into the market, and as a result aggregate demand for the commodity will rise. Opposite will happen when price of the commodity rises. देखो other thing remaining constant, यानी other factor तो constant ही रहेंगे। अगर commodity का प्राइस घट जाता है, commodity का प्राइस कम हो जाता है, तो सब कंज्यूमर, कुछ ऐसे कंज्यूमर होंगे जो उस कमोडिटी को परचेज नहीं कर पा रहे होंगे पहले, क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा था लेकिन अब उसका प्राइस कम हो गया। तो कुछ ऐसे कंज्यूमर थे जो पहले इस पोजीशन में नहीं थे कि वो उस कमोडिटी को परचेज कर सके, लेकिन प्राइस गिरने की वजह से अब वो उस कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं। अब वो उनके बजट के अंदर आ गया। तो कुछ ऐसे कंज्यूमर मार्केट के अंदर आ सकते हैं जो पहले मार्केट के अंदर नहीं थे, जो उस सामान को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि प्राइस गिर चुका है। ठीक इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए तो जो लोग पहले कमोडिटी को अफोर्ड कर पा रहे थे, यानी जो लोग पहले इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद पा रहे थे, वो अब उनके बजट से बाहर हो जाएगा क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। तो अब जो है वो उस सामान को खरीद नहीं पाएंगे, तो उनका मार्केट से एग्जिट हो गया। तो जब कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो कुछ नए कंज्यूमर्स की मार्केट में एंट्री होती है। जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अब अफोर्ड कर पाएंगे, और जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो जो कंज्यूमर पहले कमोडिटी को अफोर्ड कर पा रहे थे वो अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ एग्जिस्टिंग कंज्यूमर जो है मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मार्केट के अंदर कोई नया फोन लॉन्च हो जाए और उसका प्राइस होगा 70,000 रुपीज। तो 70,000 रुपीज तो महंगा फोन हो गया, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 20-30,000 की बात हो तो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर बात आ गई 70,000। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग क्या करते हैं, 5-6 महीने इंतजार करते हैं, अभी उस फोन को नहीं खरीदते, 5-6 महीने इंतजार करते हैं। जब मार्केट के अंदर वो फोन पुराना हो जाएगा, उससे भी नया मॉडल कोई मार्केट के अंदर आ जाएगा, तो उस मॉडल का प्राइस गिर जाएगा, और 5-6 महीने बाद जब वो 70,000 से 50,000 40,000 पे आ जाएगा, तो जो लोग पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब उसको अफोर्ड कर पाएंगे और उसको खरीद लेंगे। तो प्राइस गिरने की वजह से अब वो मोबाइल जो है काफी नई कंज्यूमर की रेंज में आ गया, तो नई कंज्यूमर की एंट्री हो गई, जिसकी वजह से हमारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई। तो क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। तो अब बच गया हमारा लास्ट पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पॉइंट हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ये पॉइंट पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट यूनिट के साथ। हमारा नेक्स्ट यूनिट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके साथ हम ये लॉ पढ़ेंगे और फिर वहीं पर मैं आपको इस पॉइंट को रिलेट करके समझाऊंगा। अभी के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, हम पहले अपना नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके बाद हम इस पॉइंट पे वापस आएंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई, जिसके अंदर हमें टोटल 3 यूनिट पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहली यूनिट जो कि हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये यूनिट हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फिर हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड यूनिट जो कि होगा थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा डिमांड एंड सप्लाई का। तो 3 यूनिट हमें पढ़नी है। अभी आप समझोगे तो काफी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी उलझ जाएगा आपके लिए पॉइंट। तो अभी क्या आप इसको छोड़ दो, बाद में हम इसको रिलेट कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारे एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। तो अब पढ़ेंगे आप अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस को समझेंगे। अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस को देख लिया, अब एक्सेप्शंस को देखते हैं। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड।